एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सचिव जी और उसके मौसी के लड़के को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए सिगरेट पी रहे होते हैं। तब सचिव जी का भाई उससे पूछता है कि आपकी बार ट्रांसफर कहाँ हुआ है। सचिव जी बताते हैं भयपुरा गांव में, जिसे सुनकर उनका भाई कहता है कि यार ये थोड़ा डरावना सा नाम नहीं लग रहा, इससे बढ़िया तो फुलेरा गाँव था। फिर उसका भाई पूछता है कि अच्छा तेरी तैयारी कैसी चल रही है। सचिव जी जवाब देते हैं बहुत बढ़िया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फुलेरा गांव में, जहां हम नए सचिव को आते हुए देखते हैं। और जब वो पंचायत ऑफिस पहुंचता है तो वहां ताला लगा हुआ देखकर वो प्रधान को फोन करता है, लेकिन प्रधान जी और विकास दोनों उसका फोन नहीं उठाते। दूसरी तरफ हम प्रधान जी को देखते हैं जो विकास को कहते हैं कि विकास जरा ऑफिस में चक्कर लगाकर देख के आओ, वो नया सचिव कर क्या रहा है। तभी मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि क्यों पंगा ले रहे हो, करने दीजिए ना ज्वाइनिंग नए सचिव को। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर इस नए सचिव ने ज्वाइनिंग कर ली तो हमेशा के लिए सचिव जी का पत्ता कट हो जाएगा, यानी ये सब सचिव जी के लिए इस नए सचिव को ज्वाइनिंग करने से रोक रहे हैं। वहीं वो नया सचिव रास्ते में घूमते हुए भूषण और विनोद से टकरा जाता है। तो भूषण उससे पूछता है कि भाई साहब आप कौन हैं, जिस पे वो बताता है कि मैं इस गाँव का नया सचिव हूँ और इस गाँव में चल क्या रहा है, मुझे ज्वाइनिंग करनी है पर अभी तक पंचायत ऑफिस का ताला नहीं खुला। जिसपे भूषण उसे भड़काने लगता है कि यहाँ पुराने वाले सचिव के जाने के बाद से ही वो पंचायत ऑफिस नहीं खुला और तुम्हारी औकात ही क्या है प्रधान के सामने। जिस पर सचिव भड़क जाता है और कहता है कि मैं कोई छोटा मोटा सचिव नहीं हूँ, मेरे सर पर विधायक जी का हाथ है। तभी वहाँ पर विकास आता है और नया सचिव उसे देखकर पूछने लगता है कि भाई साहब तुम ताला क्यों नहीं खोल रहे हो, अगर तुमने ताला नहीं खोला तो मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं होगा। लेकिन विकास बिना कुछ भी कहे वहाँ से बाइक मोड़ कर चले जाता है और नया सचिव पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है कि अब तो मैं ताला तोड़कर अंदर घुसूंगा। तब भूषण उसे और भी भड़काते हुए कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी नहीं सुनने वाला, तो ये लो हथौड़ा और जाकर तोड़ दो ताला। ये सुनकर पहले तो वो हिचकिचाने लगता है, लेकिन भूषण के बार बार कहने पर वो ताला तोड़ने के लिए जाता है और भूषण और विनोद दूर खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे। इधर विकास प्रधान जी को आकर बताता है कि उसने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी है, क्या करूं, प्रहलाद चाचा को ले जाऊं। जिस पर प्रधान जी सोचते हुए कहते हैं कि चलो ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना प्रहलाद सिर्फ समझाए, मारपीट पर ना उतर आए, और अगर प्रहलाद ने ज्यादा दारू पी रखी होगी तो उसे लेकर मत जाना। तब विकास कहता है कि आजकल उनका पता ही नहीं लगता कि उन्होंने ज्यादा पी रखी है या कम। तभी वहाँ मंजू देवी आती हैं और विकास को खाना देते हुए कहती हैं कि इसे प्रहलाद को दे देना, और कहती है कि आपके और उस सचिव के बीच जो भी गड़बड़ चल रही है उसके बीच में प्रहलाद को बिल्कुल मत लाना। उस टाइम पर प्रधान जी मंजू देवी को तो मना कर देते हैं, लेकिन विकास वहाँ से सीधा प्रहलाद के पास पहुँचता है। तब हम प्रहलाद को देखते हैं जो अपने बेटे के गुजर जाने के बाद गम में नशे में पड़ा होता है। विकास उसके पास जाकर उसे जगाता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। फिर जैसे प्रहलाद टिफिन खोलने लगता है, इतनी देर में विकास प्रहलाद को बता देता है कि नया सचिव ज्वाइनिंग करने आया है और वो ताला तोड़ने वाला है। ये सुनकर प्रहलाद को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद ये दोनों बाइक पर बैठकर सीधा ऑफिस पहुंच जाते हैं। इधर भूषण और विनोद इन्हें देखकर दूर से ही मजे ले रहे थे और एक दूसरे से कहते हैं कि भैया अब मजा आएगा। फिर पंचायत ऑफिस आने के बाद प्रहलाद खाना खाने लगता है और सचिव को कहता है कि तुम ताला तोड़ते रहो और विकास जब तक हम खाना खा रहे हैं तुम एक बढ़िया सा बांस ले आओ और आगे से उसे थोड़ा नुकीला रखना। अब इसके बाद हम विधायक को देखते हैं जिसने अपने घर में संगीत का कार्यक्रम रखा था और विधायक अपनी बेटी के साथ बैठा होता है। तभी वो अपनी बेटी से पूछता है कि बेटिया हम इस अपने नए घोड़े का क्या नाम रखें। उसकी बेटी कहती है सितारा रख दीजिए और विधायक उस घोड़े का नाम सितारा सिंह रख देते हैं। तभी विधायक का चेला उसे बताता है कि जो आपने सचिव फुलेरा गाँव में भेजा था उसे वहाँ का प्रधान ज्वाइनिंग करने नहीं दे रहा। ये सुनकर विधायक का खून खोल जाता है और वो तुरंत गाड़ी निकलवाता है और कहता है कि आज चलो पूरे गांव वालों को मिलकर मारेंगे। जिस पर उसका चेला उसे समझाता है कि विधायक जी जरा जरा सी बातों के लिए आप कहां जाएंगे, आप बस डीएम मैडम को कंप्लेन कर दीजिए, बाकी वो देख लेंगी। और विधायक डीएम मैडम को कंप्लेन कर देता है। जिसके बाद हम प्रधान जी को देखते हैं जिसके पास डीएम मैडम का फोन आता है। तब प्रधान जी मंजू देवी की बात करवाता है और डीएम मैडम मंजू देवी को काफी बुरी तरीके से हड़का देती हैं कि तुम्हारे ऑफिस में चल क्या रहा है। मंजू देवी कहती कि क्या चल रहा है मैडम, कुछ भी तो नहीं। डीएम मैडम कहती हैं कि अगर तुम ऑफिस जाओगी तभी तो पता लगेगा ना, जल्द से तुम और उप प्रधान मेरे ऑफिस पहुंचो। जिसके बाद मंजू देवी और प्रधान जी पहले पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं, जहां मंजू देवी देखती है कि नया सचिव दरवाजे पे बैठा है और प्रहलाद खाट पर सोया होता है। तब मंजू देवी उसे उठाती है और कहती है कि यहाँ चल क्या रहा है। प्रहलाद कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सो रहा था। तब नया सचिव बोल पड़ता है कि ये सो नहीं बल्कि मेरे को धमकी दे रहे थे, लेकिन तब तक प्रधान जी सचिव जी को डांट के चुप करवा देते हैं। तभी विकास वहाँ पर बांस का डंडा लेकर आता है और सचिव कहता है कि ये देखिए मैडम, ये इस डंडे से क्या करने वाले थे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। आखिर मैंने विधायक को कॉल करके एक ही बार में सबको हिला दिया ना। तब मंजू देवी उसे सुनाकर चुप करा देती है। इसके बाद हम सचिव जी को देखते हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तभी उसे व्हाट्सएप पर रिंकी का मैसेज आता है जिसमें रिंकी ने कहा था कि आपके ट्रांसफर रोकने के लिए यहाँ पर लड़ाई चल रही है, लेकिन सचिव जी उस पर कोई रिप्लाई नहीं देते।
इधर मंजू देवी और प्रहलाद डीएम ऑफिस में बैठे होते हैं, जहाँ डीएम मैडम कह रही होती है कि आप क्यों विधायक से पंगा ले रही हैं, चुपचाप नए सचिव को ज्वाइनिंग करा दीजिए। जिस पर प्रहलाद कहता है कि नहीं मैडम, अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो पुराने सचिव जी ही करेंगे, वरना विधायक का तो कोई भी चेला हमारे गांव में ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा, और अगर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये कहकर वो ऑफिस से बाहर चले जाता है। फिर डीएम मैडम मंजू देवी को समझाते हुए बाहर आती हैं कि जरा प्रहलाद को समझाइए, बेकार में दुश्मनी मोल मत ले, वो विधायक वैसे भी बहुत गंदा आदमी है। अब यहाँ से ये सब सीधा पंचायत ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ वो सचिव अभी भी बैठा होता है और मंजू देवी उससे कहती है कि यहाँ पर आपको बस काम से मतलब रखना है, फालतू किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी। यानी मंजू देवी उसकी ज्वाइनिंग करवाने वाली हैं। तब सचिव कहता है कि हम क्यों किसी के काम में टांग अड़ाएंगे, और ये आप मुझे बार बार धमकी देना बंद करिए, हमारे सर पर विधायक जी का हाथ है। ये सुनकर प्रहलाद को गुस्सा आ जाता है और वो उसी बांस को उठाकर सचिव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी प्रधान के पास डीएम मैडम का फोन आता है और वो बताती हैं कि विधायक को जेल हो चुकी है। उस पर आरोप लगा है कि उसने कुत्ते को जान से मारकर खा लिया है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, यानी अब विधायक गया तो इस नए सचिव को भी ज्वाइनिंग करने नहीं दिया जाता। अगले दिन रिंकी व्हाट्सएप पर मैसेज करके सचिव जी को बताती है कि आपका ट्रांसफर रोक दिया गया है, जिसे देखकर सचिव जी खुश हो जाते हैं और रिंकी को कॉल करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जगमोहन और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो आपस में बतिया रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और जगमोहन भागते हुए बाहर जाकर देखता है तो प्रधान जी और मंजू देवी बाइक से गिर गए होते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में गड्ढा आ गया था। तब जगमोहन उन्हें उठने में उनकी मदद करता है। फिर प्रधान जी और मंजू देवी यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम सचिव जी को देखते हैं, जो गांव में वापस आ गए थे और हैंडपंप से नहाने के लिए बाल्टी भर रहे होते हैं। तभी वो भूषण को देखते हैं और उससे कहते हैं कि आपका हथौड़ा अंदर रखा हुआ है, जाकर ले लीजिए, और आपके और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी नौकरी करने आया हूँ, तो मुझे शांति से नौकरी करने दीजिएगा। फिर नहाने के बाद तैयार होते समय सचिव जी अपनी मौसी के लड़के से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सब ठीक है, बस मुझे होने वाली पॉलिटिक्स से दूर रहना है। जिस पर उनका भाई कहता है कि मुझे सब पता है, तुम वहाँ पर रिंकी के लिए गया है ना। और रिंकी का नाम सुनते सचिव जी के मुंह पर स्माइल आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ रिंकी आती है, जिसे देखकर सचिव जी कहते हैं क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तब रिंकी कहती है कि कुछ नहीं, हम तो टंकी पर बस चाय पीने जा रहे थे, तो सोचा आपको हाय हेलो कर दें। जिसके बाद रिंकी सचिव जी को चाय पीने के लिए ऑफर करती है, लेकिन सचिव जी कहते हैं कि इस समय टंकी पर जाएंगे तो गांव वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। एक काम करते हैं, रात को चलेंगे, मैं फ्री भी हो जाऊंगा और अंधेरे में किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं। तब रिंकी कहती है कि अंधेरे में क्या करेंगे, मतलब अंधेरे में तो गांव भी नहीं दिखता। यह कहकर रिंकी वहां से चली जाती है। अब सचिव जी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जगमोहन की दादी रोते हुए आती हैं, जिसे सचिव जी जानते नहीं थे। तो वो उससे पूछते हैं कि आप कौन हो और रो क्यों रही हो। फिर सचिव जी उनके लिए पानी लेने जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत तो ड्रामे कर रही थी। फिर पानी पिलाने के बाद सचिव जी पूछते हैं कि आप अपनी परेशानी बताइए। तो वो दादी बताती है कि मेरे पोते ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, ये कहकर कि ये बुढ़िया खाना बहुत खाती है। अब आप ही बताइए, मैं इस उम्र में कितना खाना खाती होंगी। सचिव जी पूछते हैं कि आप कहाँ रह रही हैं। तो वो दादी बताते हैं कि बगल में ही मेरी पुरानी झोपड़ी थी, तो मैं अब वहीं पर रह रही हूँ। फिर सचिव जी कहते हैं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दादी बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में हमें भी ये घर मिल जाता तो काफी अच्छा होता। तब सचिव जी दादी से कहते हैं चलिए मैं कोशिश करूंगा, और जाते समय वो उसे एक लौकी भी दे देते हैं। अब यहाँ से सचिव जी प्रधान जी के पास जाते हैं, क्योंकि प्रधान जी का फोन आया था और वो उसे बताते हैं कि मंजू देवी के पैर में चोट लग गई है। सचिव जी पूछते हैं कि आप गिरे कहाँ थे। प्रधान जी बताते हैं वहीं जगमोहन के घर के सामने। तो सचिव जी कहते हैं ये वही जगमोहन है क्या, जिसकी एक बूढ़ी दादी है। प्रधान जी कहते हैं हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं। सचिव जी बताते हैं कि उसकी दादी आज प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना से घर मांगने के लिए आई थी। जिस पे मंजू देवी कहती हैं कि उन्हें क्यों मिलेगा घर, उनका घर तो पहले से बना हुआ है। सचिव जी कहते हैं कि जगमोहन ने अपनी दादी से लड़ाई करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन मंजू देवी बताती है कि जब सवेरे हम गिरे थे तब वो तो अपने पोते के साथ ही थी। जिस पे प्रधान जी कहते हैं कि ये क्या नौटंकी चल रही है, सचिव जी जरा चेक करके आइए। इसके बाद सचिव जी निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ विकास आ जाता है और सचिव जी से पूछता है कि आपने प्रहलाद चाचा को देखा है क्या। सचिव जी मना कर देते हैं। तब विकास बताता है कि पता नहीं वो कहाँ चले गए, एक दिन से गायब है। फिर सचिव जी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि कहीं निकल गए होंगे घूमने फिरने। वैसे जगमोहन का घर कहाँ है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ वो बूढ़ी दादी सही में झोपड़ी में रह रही होती है और जगमोहन अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा होता है। मगर वहाँ ताका झाकी करने पर सचिव जी को थोड़ा डाउट होता है, तो वो उस दादी से अपनी लौकी मांगते हैं जो उसे सचिव जी ने दी थी।
मगर दादी बहाने बनाने लगती है कि वो लौकी तो मैंने पूरी खा ली। तब सचिव जी जगमोहन के घर में जाकर चेकिंग करते हैं तो वो लौकी वहीं पर रखी होती है, जिसे देखकर सचिव जी उन सब लोगों पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मजाक समझ रखा है आपने, अगर मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी तो आप सबको जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ेगा, आइंदा से ये गलती मत करना। यह कहकर सचिव जी और विकास वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जगमोहन सचिव जी को धमकी देता है कि ठीक है सचिव जी, मत बनवाइए हमारा घर, लेकिन हम भी पूरे गाँव में फैला देंगे कि प्रधान जी और उनकी बीवी मंजू देवी अपने खोदे गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद पूरे गांव में उनकी बदनामी होना तय है। इस पर विकास भड़कते हुए कहता है कि ये प्रधान जी ने गड्ढा कहाँ खोदा है। जगमोहन कहता है कि क्यों नहीं खोदा, वो चाहते तो यहाँ पर रोड बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक रोड नहीं बनवाई। तब सचिव जी कहते हैं कि तुझे जो करना है वो कर ले। जिसके बाद वो पंचायत ऑफिस आते हैं और प्रधान जी को सारी बात बताते हैं। तब प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी जगमोहन का चुप रहना बेहद जरूरी है, तो उसे पक्का घर दे दीजिए। लेकिन सचिव जी उसे देने से मना करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और वैसे भी अगर किसी को पता लग भी गया कि आप और मंजू देवी गड्ढे में गिर गए थे तो इससे क्या ही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि रोड क्यों नहीं बनवा पा रहे हो तो कह देना जब अभी विधायक ही नहीं है तो रोड कहाँ से बनवाएंगे। तब विकास कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बात फैलने पर प्रधान जी की बेइज्जती हो सकती है। प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी कुछ न कुछ तो करना होगा, इलेक्शन सर पर है। तब सचिव जी कहते हैं कि इसमें मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ गलत ही आ गया दोबारा से यहाँ फंसने के लिए। अब ये सुनकर प्रधान जी गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं और घर पहुँचने पर प्रधान जी के घर के बाहर एक कंपाउंडर खड़ा होता है। प्रधान जी पूछते हैं कि क्या हुआ। तब कंपाउंडर कहता है कि वो रास्ते में जगमोहन मिला था, उसने कहा कि मंजू देवी के पैर में चोट लगी है। तब प्रधान जी उसे वहाँ से गुस्से में भगा देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर शाम को प्रधान जी मंजू देवी को लेकर सचिव जी के पास पंचायत ऑफिस आते हैं तो मंजू देवी सचिव जी से कहती है कि आप ये काम करवा दीजिए, आप पर कोई भी आंच नहीं आएगी। सचिव जी कहते हैं कि ऐसे कैसे आंच नहीं आएगी, भूषण से लेकर विधायक तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब प्रधान जी कहते हैं कि वैसे भी कुछ नहीं होगा, वो बुढ़िया तो अलग झोपड़ी में रह रही है। तब मंजू देवी कहती है कि अगर वो ड्रामा कर रही है तो उन्हें कह देना कि अब उन्हें ये ड्रामा असलियत में करना होगा, तभी उन्हें घर मिलेगा। विकास कहता है कि मगर अभी तक उन्हें लड़ता हुआ किसी ने देखा नहीं है तो सबूत कौन देगा। फिर मंजू देवी कहती है कि ठीक है, उन्हें कह दीजिए कि उन दोनों दादी पोते को पूरी भीड़ के सामने लड़ना होगा, तभी उन्हें घर मिलेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। इसके बाद सचिव जी और विकास जगमोहन को समझाने जाते हैं कि तुम्हें अपनी दादी से लड़ना पड़ेगा। जगमोहन कहता है कि मैं अपनी दादी से नहीं लड़ सकता, जिस पर सचिव जी कहते हैं कि अब ये कहानी तुमने बनाई है तो फिर इसे भुगतो, और वैसे भी तुम्हें घर चाहिए या नहीं ये तुम्हें डिसाइड करना है। तब जगमोहन ये करने के लिए मान जाता है और थोड़ी देर बाद वो लड़ाई करते हुए अपनी दादी को घर से बाहर निकालकर झोपड़ी में फेंक देता है, जिसे 4-5 लोग देख लेते हैं। अब सुबह जगमोहन ने ये तो कर दिया था, लेकिन रात को जगमोहन को ये सब सोचकर काफी दुख हो रहा था कि उसने अपनी दादी को घर से निकाल दिया। इधर सचिव जी जगमोहन की दादी का नाम गरीब आवास योजना में डाल देते हैं और चाय बनाकर पीने लगते हैं। तभी वो खिड़की से टंकी को देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों न टंकी पर जाकर चाय पी जाए। फिर वो टंकी की ओर चाय लेकर जाने लगते हैं। तभी माँ उसे रिंकी आती हुई दिखती है और वो भी चाय पीने आई थी। उसी टाइम इन दोनों को टंकी के ऊपर से प्रहलाद आता हुआ दिखता है, जिसने काफी ज्यादा पी रखी थी। तब रिंकी कहती कि आप प्रहलाद चाचा को संभालिए, मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर सचिव जी प्रहलाद को नीचे उतारते हैं और प्रधान जी और विकास को वहाँ आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद प्रधान जी और विकास वहाँ आकर प्रहलाद को प्रधान जी के घर ले आते हैं। अब यहाँ मंजू देवी ने प्रहलाद को सुला दिया था और मंजू देवी विकास को कहती हैं कि उस टंकी पर कुछ भी करके उसे बंद करवा दीजिए। आज के बाद उस टंकी पर कोई नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आज प्रहलाद की वहाँ से जान भी जा सकती थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में जगमोहन की बीवी अपनी सासू माँ को खाना खिलाने के लिए झोपड़ी में जाती है और उसे खाना खिलाते हुए एक बकरी वाला देख लेता है जिसका नाम माधव है। उसके बाद हम विकास और प्रहलाद को खाना खाते हुए देखते हैं। तब खाना खाने के बाद विकास की बीवी खुशबू प्रहलाद को कहती है कि जो आपको चेक मिला था 50 लाख का, अगर आप उसे बैंक में जमा करवा देते तो अच्छा रहता। इतनी मोटी रकम घर पे रखना मुझे डर लगता है। जिस पर प्रहलाद कहता है कि कोई बात नहीं, उसे रखा रहने दो। यह कहकर प्रहलाद वहाँ से चले जाता है, लेकिन विकास खुशबू पर भड़क जाता है और कहता है कि आइंदा पैसों की बात प्रहलाद चाचा से मत करना। और दोस्तों, ये वही चेक होता है जो प्रहलाद के बेटे के शहीद होने पर सरकार ने मुआवजे के तौर पर प्रहलाद को दिया था। अब अगले सीन में सचिव जी और विकास ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तब सचिव जी विकास को कहते हैं कि वो गरीब आवास योजना की लिस्ट आ गई है, उसे बाहर चिपका दो। वहीं दूसरी तरफ भूषण विनोद और माधव को लिस्ट में आए नामों के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि इस बार भी तुम दोनों का नाम नहीं आया। लेकिन जगमोहन की दादी का नाम देखकर भूषण कहता है कि चलो, इसकी दादी को तो मिलना भी चाहिए था, क्योंकि बेचारी बुढ़िया को उसके पोते ने निकाल दिया घर से। लेकिन तभी माधव कहता है कि क्यों मिलना चाहिए था, मैंने तो आज ही जगमोहन की बीवी को उस बुढ़िया को खाना खिलाते हुए देखा था। जिसके बाद भूषण सीधा सचिव जी के पास पहुंचता है और कहता है कि सचिव जी, जगमोहन की दादी का नाम गरीब योजना में क्यों आया है, जबकि उनका तो पक्का मकान है। तो सचिव जी कहते हैं कि जगमोहन ने अपनी दादी से लड़ाई करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था।
इसलिए उसकी दादी ने अपना नाम इस योजना में लिखवा दिया। अब बाकी की बात मुझे नहीं पता, तुम जाकर खुद ही पता कर लो। तब भूषण यहाँ से चले जाता है और भूषण के जाते ही सचिव जी परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, तो जल्दी से जगमोहन को फोन लगाओ। अब वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले जगमोहन को सचिव जी ने सब कुछ समझा दिया था। तब जगमोहन अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा होता है कि आज के बाद अगर तूने इस बुढ़िया को खाना खिलाया तो तू भी मेरे घर से बाहर निकल जाना। ये कहकर वो और उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं। विनोद ये देखकर भूषण से कहता है कि भैया इनके बीच में तो सही में लड़ाई हो रखी है। फिर तीनों झोपड़ी में जाते हैं जहाँ वो बूढ़ी दादी लेटी होती है और भूषण पूछता है कि अम्मा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तब दादी कहती है कि क्या बताएं बेटा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भूषण कहता है कि लगता है आपकी तबीयत खराब है, तो मैं कंपाउंडर को बुला लाता हूँ। जिसके बाद ये तीनों कंपाउंडर को लेने चले जाते हैं। उधर सचिव जी प्रधान जी के घर पर थे और जगमोहन से फोन पर बात कर रहे होते हैं। जगमोहन बताता है कि वो तीनों कंपाउंडर को बुलाने गए हैं, मगर मेरी दादी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तो वो दवाई कौन सी खाएंगी। तब सचिव जी कहते कि तुम चिंता मत करो, वो डॉक्टर आएगा तो गैस की दवाई देगा और उससे कुछ भी नहीं होता। ये कहकर सचिव जी फोन काट देते हैं। तब प्रहलाद यहाँ सबको कहने लगता है कि पहले एक झूठ बोला, अब उसे छुपाने के लिए दूसरे झूठ बोले जा रहे हैं। प्रधान जी आपने सचिव जी को फालतू में इन सब में फंसा दिया। उधर भूषण कंपाउंडर को ले आता है और कंपाउंडर उस दादी से पूछता है कि क्या दिक्कत है दादी, तो वो कहते कि बस अच्छा नहीं लग रहा। तब कंपाउंडर उन्हें गैस की गोली खिला देता है। अब आधी रात में जब सचिव जी सो रहे होते हैं तब उसे जगमोहन का फोन आता है। जगमोहन रोते हुए बताता है कि सचिव जी अम्मा की तबीयत सच में खराब हो गई है, पता नहीं उस कंपाउंडर ने कौन सी दवाई खिला दी थी, इसलिए गाड़ी का इंतजाम करवा दीजिए, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जिसके बाद सचिव जी सीधा प्रहलाद के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताकर पूछते हैं कि कहीं गाड़ी मिलेगी क्या। फिर प्रहलाद सचिव जी को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ से उन्हें एक टेम्पो मिलता है, लेकिन टेम्पो चलाने वाले ने काफी ज्यादा पी रखी होती है और प्रहलाद ने भी थोड़ी सी पी रखी थी। जिसके बाद अब टेम्पो सचिव जी चलाकर लाते हैं और जगमोहन के घर से उसकी अम्मा को लेकर सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब जाकर उन्हें आराम मिलता है। फिर बाहर आकर जगमोहन सचिव जी और प्रहलाद को धन्यवाद कहता है और सचिव जी से आज रात कितना खर्चा आएगा उसके बारे में पूछता है। प्रहलाद कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, वैसे भी सरकार ने 50 लाख रुपए दिए हैं, उसका मैं करूंगा ही क्या। अब अगले दिन जगमोहन अपनी दादी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लाता है, लेकिन जगमोहन की दादी पक्के घर में जाने की बजाय झोपड़ी में चली जाती हैं, वरना लोगों को उन पर शक हो जाएगा। ये देखकर जगमोहन को अच्छा नहीं लगता, तो वो सीधा प्रहलाद के पास जाता है और कहता है कि भैया अब हम सोच रहे हैं कि गरीब आवास योजना से अपना नाम हटवा लें, क्योंकि अगर घर मिला तो अम्मा से दूर रहना पड़ेगा और वो हो नहीं सकता। तो प्रहलाद कहता है कि ये सब तो तुम्हें पहले से सोचना चाहिए था। जगमोहन बताता है कि मैंने तो ये सब सोचा था, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती करके ये मुझसे काम करवा दिया, अब आप ही कुछ करिए। ये कहकर वो रोने लगता है। जिसकी बात प्रहलाद जगमोहन की दादी को अपने घर ले आता है और दिखाता कि परिवार के बिना घर कितना सूना सूना लगता है। अब उसका घर देखकर दादी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। तब प्रहलाद कहता है कि मेरी तो मजबूरी है, लेकिन आपके सामने तो आपका पूरा परिवार पड़ा है, तो क्यों गलती कर रही हो। अब ये बात दादी को समझ आ जाती है और वो गरीब आवास योजना से अपना नाम हटवा लेती हैं, ताकि वो अपने बच्चों के साथ रहें। और इस बार भूषण, विनोद और माधव सचिव जी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चलो इस बार तुमने एक अच्छा काम तो किया, एक दादी को उसके पोते से मिलवा दिया। तभी विनोद और माधव पूछते हैं कि सचिव जी अब ये जो घर था वो किसे मिलेगा, जिस पर सचिव जी कहते हैं कि वो तो प्रधान जी डिसाइड करेंगे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पंचायत ऑफिस में आज एक मीटिंग बिठाई जाती है और मीटिंग शुरू होने से पहले सचिव जी मंजू देवी को समझा रहे होते हैं कि सभी लोगों को बता दीजिए कि अभी विधायक की पोस्ट खाली है, तो जब तक विधायक ही नहीं रहेगा तो रोड का काम चालू नहीं हो पाएगा। प्रहलाद भी प्रधान जी को कहता है कि सचिव जी एकदम सही कह रहे हैं, जिस पर प्रधान जी थोड़ा गुस्से में होकर प्रहलाद को बोलते हैं कि तुम ही सबको बता देना, वैसे भी आजकल हम लोगों से ज्यादा लोग तुम्हारी सुन रहे हैं। तभी विकास आता है और कहता है कि चलिए मीटिंग शुरू हो गई है। अब मीटिंग के बीच में वहाँ भूषण आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रधान जी आपने ये अच्छा नहीं करा, जगमोहन की अम्मा वाला घर भी आपने फुलेरा पश्चिम में दे दिया है। तब पंचायत वार्ड के मेंबर पूछने लगते हैं कि भूषण भाई आखिर हुआ क्या, और भूषण बताता है कि गरीब आवास योजना में टोटल 12 घर सरकार ने बनाने के लिए कहा था, जिसमें से 7 घर इन्होंने फुलेरा पश्चिम में दिए थे और 4 घर फुलेरा पूर्व में और 1 घर जगमोहन की अम्मा को दिया था। लेकिन जगमोहन की अम्मा वाला घर अब रद्द हो चुका है, तो उन्होंने वो घर भी फुलेरा पश्चिम में दे दिया। कायदे से तो वो घर फुलेरा पूर्व वालों को मिलना चाहिए था। तभी विनोद कहता है कि प्रधान जी खुद पश्चिम साइड के हैं ना, इसलिए पश्चिम फुलेरा वालों की मदद करते रहते हैं। फिर भूषण रोड की बात खोल देता है, तब प्रधान जी गुस्से में कहते हैं कि अभी विधायक नहीं है तो रोड के लिए फंड कौन देगा। भूषण कहता है यानी विधायक नहीं होगा तो रोड कभी नहीं बनेगा, जिस पर सभी वार्ड मेंबर्स बातें बनाने लगते हैं और इस बात का प्रधान जी और मंजू देवी पर कोई जवाब नहीं था। तब भूषण सभी वार्ड मेंबर्स को और भी भड़काने लगता है कि इस प्रधान ने हमारे गाँव के लिए करा कुछ भी नहीं है और ऊपर से विधायक से हमारी दुश्मनी करवा दी, वो भी सचिव के लिए। फिर वो सबको बताता है कि विधायक को बेल मिल चुकी है और इस इलेक्शन में उसकी बीवी विधायक की जगह पर खड़ी होगी और उनका जीतना तय है।
फिर वो कहता है कि मैं गांव वालों से विनती करता हूँ कि इस बार इलेक्शन में हमें प्रधान को बदलना ही होगा। यह कहकर भूषण वहाँ से चले जाता है और भूषण की इन्हीं बातों को सुनकर सबका मुंह उतर जाता है। वहीं अगले सीन में हम विकास को देखते हैं जिस पर किसी का फोन आ रहा होता है। तब उसकी बीवी पूछती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि आज वीडियो के बाहर तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरना है, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तब खुशबू कहते कि हाँ, आप प्रधान जी की चिंता में लगे रहो, लेकिन वो तो पैसे वाले लोग हैं, बाद में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी विकास भड़क जाता है कि तुम बार बार पैसे पर क्यों आ जाती हो। तब उसकी बीवी उसे प्यार से समझाती है कि अभी हमें भले कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आगे जब हमारा बच्चा होगा तब तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद विकास धरने पर चले जाता है। अब इधर सचिव जी जब खाली होते हैं तो वो रिंकी को फोन करके पूछते हैं कि प्रधान जी क्या कर रहे हैं। रिंकी बताते हैं कि पापा और मम्मी का आपस में झगड़ा हो रहा है और मैं थोड़ी देर में बाजार जाने वाली हूँ ताकि थोड़ा घूम फिर सकूं और इस झगड़े से दूर रहूं। सचिव जी पूछते हैं कि किसके साथ जा रही हो। रिंकी कहती कि शायद पैदल जाऊंगी। तो सचिव जी कहते कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, और रिंकी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर दोनों बाजार घूमने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद पेड़ के नीचे बैठकर दारू पी रहा होता है। वहीं विकास धरने पर बैठा होता है और इधर प्रधान जी और मंजू देवी का झगड़ा चल रहा होता है। जिसके बाद हम रिंकी और सचिव जी को मंदिर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहां सचिव जी रिंकी को एमबीए करने की सलाह देते हैं क्योंकि रिंकी को अब अपने करियर पर ध्यान देना था। तब सचिव जी पूछते हैं कि पहले तो तुम्हारे घर वाले शादी करवा रहे थे, अभी अचानक से पढ़ाई कैसे। रिंकी बताती कि वो शादी के लिए मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मैंने अब मना कर दिया है और मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। तभी सचिव जी को रिंकी से पता चलता है कि उसके तो केवल मैथ में 42 नंबर ही आए थे। फिर भी वो रिंकी को मोटिवेट करते हैं कि तुम एमबीए कर लोगी। इसके बाद हम भूषण, उसकी बीवी, विनोद और माधव को तैयार देखते हैं जो कि विधायक से मिलने जा रहे थे। फिर विधायक के घर पहुंचने पर पहले तो विधायक का चेला उन्हें अंदर जाने नहीं देता। तब भूषण कहता है कि हम फुलेरा गांव के प्रधान से बदला लेना चाहते हैं, जिसके बाद छुट्टन उन्हें अंदर जाने देता है। अब विधायक भूषण और उसकी पत्नी से पूछता है कि क्या तुम मंजू देवी को इस बार हरा दोगी। क्रांति देवी कहती है कि अगर आपका सहयोग रहा तो पक्का उसे हरा देंगे, और विधायक उनकी प्लानिंग पूछता है। भूषण बताता है कि पहले तो हम आपके और फुलेरा गांव के बीच समझौता करवाएंगे और उसके बाद आपको इलेक्शन जीतकर विधायक बनने के बाद फुलेरा गांव की रोड बनवानी होगी, और इसका आश्वासन गाँव वालों को अभी देना होगा। तब विधायक कहता है कि अच्छा, तो ये सब करके तुम बड़े नेता बन जाओगे, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। भूषण कहता है कि बदला, वो भी उस प्रधान से जिसने आपकी बेइज्जती की थी। ये सुनकर विधायक भूषण और उसकी पत्नी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शाम को ऑफिस में विकास सचिव जी को बता रहा होता है कि आज मैं धरने पर गया था, लेकिन वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार का जब मन करेगा वो सैलरी तभी बढ़ाएगी। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि हाँ भाई, ऐसा ही होता है। मैं तो कह रहा हूँ तो अपना एक अलग बिजनेस खोल ले। तभी वहाँ प्रहलाद आ जाता है और पूछता है कि किसी ने प्रधान जी का हालचाल लिया या नहीं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर रात को प्रधान जी गुस्से में छत पर बैठे होते हैं तो रिंकी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है, पर वो नीचे नहीं जाते। तभी व्हाट्सएप ग्रुप पर सबका हाई मैसेज आता है, यानी आज रात को इनकी महफिल लगने वाली है। फिर चारों जने बियर पीने बैठे होते हैं, लेकिन आज किसी का भी मूड अच्छा नहीं होता और सबके मुंह लटके हुए थे। तब प्रधान जी कहते हैं कि यहाँ पर भी अगर मुझे गाली देनी है तो दे दो, वैसे भी सब लोग मुझे गाली दे ही रहे हैं। तब प्रहलाद कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। वैसे भी हम सबसे उस आवास योजना में गलती तो हुई है, और मैं सोच रहा हूँ मुझे सरकारी मुआवजा जो मिला है 50 लाख रुपए, उसे देकर हम गाँव की रोड बनवा लेते हैं, जिसके बाद आप इलेक्शन जीत जाएंगे। इस पर सचिव जी कहते हैं कि सरकारी काम के लिए आप अपना पैसा क्यों देंगे, और विकास भी यही कहता है। तभी प्रधान जी कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए, रोड तो सरकारी फंड से ही बनेगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तब प्रहलाद कहता है कि रोड बनने दीजिए प्रधान जी, वरना आप इलेक्शन हार जाएंगे। प्रधान जी चौंक के कहते हैं कि कैसे हार जाएंगे इलेक्शन, तुम तो हमारे साथ हो ना। जिस पर प्रहलाद कहता है कि नहीं, हम नहीं है, इस बार हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि गाँव वालों को लगता है कि हम अपने शहीद बेटे के पीछे अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, और इससे अच्छा तो हम इलेक्शन लड़े ही ना। तभी ये लोग भूषण और उसके साथियों को विधायक के पास से आता हुआ देखते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अब दोस्तों इसके आगे के एपिसोड्स हम कल ही एक्सप्लेन कर देंगे।